Hello student, it is the next part of chapter constitutional design. Maybe it can be the last part of the chapter. और कल मैं आपको प्रस्तावना बता रही थी प्रियम्बल, जो किसी देश के संविधान के सबसे पहले लिखा जाता है और उसमें उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी होती है, उद्देश्य होते हैं, क्या क्या उसको पढ़कर ही हम पता लगा सकते हैं कि उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रोविजन है, क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के सोसाइटी के प्रति क्या उद्देश्य है। 3-4 वर्ड मैं आपको समझा चुकी थी। एक तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब भारत का संविधान सभी लोगों ने मिलकर बनाया है और वो लोग अपने आप पर इस अधिनियम को, कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मसमर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप पर लागू करते हैं। ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है हम अपने आप पर लागू करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से क्रिटिसिज्म भी होता है, आलोचना भी होती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान सभी लोगों ने बनाया है, क्योंकि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी लोग जो है लोगों के प्रतिनिधि थे, चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से थे। अच्छा, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द कहाँ से आया? वी द पीपल ये शब्द आया अमेरिकन संविधान से। अमेरिका की जो प्रेएम्बल है उसमें भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ये शब्द, ये डेटा आपको याद होने चाहिए कि कहाँ से क्या शब्द आया, तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल। ड्रॉन अप मैंने बनाया है, इनेक्टेड मैंने लागू किया, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधियों द्वारा, एंड नॉट हैंडल डाउन दैम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर। मतलब ये संविधान किसी राजा या बाहरी शक्तियों की देन नहीं है, ये हमने ही खुद बनाया है। और इसको एक अच्छे उससे आप ढंग से समझ सकते हो कि कुछ अंग्रेज लोग, क्योंकि वो विद्वान थे, तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे, मेंबर नहीं थे, और शायद उनके भी सजेशंस को लिया होगा, लेकिन ये मान नहीं सकते कि हमारा जो संविधान है वो किसी बाहरी पावर ने बनाया है, हमने खुद ही बनाया है। दूसरा शब्द हमारे देश की जो प्रियम्बल है उसमें सोवरन था, और सोवरन में मैंने बताया था, सोवरन का मतलब होता है जब अगर हम अपने इंटरनल, आंतरिक और एक्सटर्नल, बाहरी डिसीजन लेते हैं तो कोई बाहर की पावर जो है हम पर ये डिसाइड ना करे कि ये डिसीजन आप वापस लें, और ये भारत की गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे हमने अभी जम्मू और कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया है, धारा 370 के अंदर जो प्रोविज़न था उसको, धारा 370 को चेंज किया है, हटाया नहीं गया, ये ध्यान रखना। उसमें क्या किया है, जम्मू कश्मीर को, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, इसका एक अपना संविधान था, इसकी एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती थी जो काफ़ी ऑटोनोमियस थी, स्वायत्त थी भारत की जो गवर्नमेंट है उससे। वहाँ भारतीय गवर्नमेंट जो बिल पास करती पार्लियामेंट, उस पर लागू नहीं होते थे जब तक स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की अपने खुद के कानून नहीं बना लेती थी। लेकिन अब हमने, भारत के पार्लियामेंट को इतनी पावर थी कि वो किसी भी देश के किसी भी राज्य के बारे में कानून बना सकती है, तो उन्होंने जो प्रोविज़न था एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का उसे ख़त्म कर दिया। बहुत सारे देशों ने हमारी आलोचना की, चाइना ने हमारी आलोचना की, सऊदी अरेबिया ने हमारी आलोचना की, अमेरिका भी करता अगर वो उसका जो फॉरेन पॉलिसी का एटीट्यूड है चेंज नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने भी की। लेकिन आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे डिसीजन को वो वायलेट कर सकते हैं या किसी तरह से हम पर प्रेशर डाल सकते हैं। भारत ने यही कहा ये हमारा आंतरिक मामला है, जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है, और इस वजह से हम भारत की जो किसी भी एरिया है, क्षेत्र है, टेरिटरी, उसका प्रशासन चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो शब्द है सोशलिस्ट है, सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्षता। भारत एक भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों का देश है, भिन्न भिन्न रंग है भारत के समाज में, रिलीजियस डिफ्रेंसिएशन है यहाँ, लिंगुअल भाषा के आधार पर बहुत सारी वर्ग रहते हैं। तो इस आधार पर, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था रिलीजियस आधार पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कि दोबारा से विभाजन ना हो, इसलिए भारत के जो
संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें कोई भी ऑफिशियल धर्म ना हो, कोई भी सरकार का धर्म ना हो, सरकार किसी भी धर्म को महत्व ना दे, प्रेफरेंस ना दे। लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होता कि डिसरिस्पेक्ट करे, नहीं, जितना महत्व दूसरे एक धर्म को है उतना ही महत्व दूसरे धर्मों को दिया जाए। तो सेकुलर की अगर परिभाषा आपको लिखना आ जाए, शॉर्ट नोट लिखना आ जाए, तो आपने ये कहना है, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। नागरिक जो है किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, धर्म को ना माने नास्तिक बन जाए, कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने भी हमारे लॉज हैं, कानून है, जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो धर्म के आधार पर नहीं बनेंगे। जैसे बहुत सारे इस्लामिक कंट्रियाँ, वहाँ जितने भी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म के आधार पर है, शरीयत के कानून है, कुरान में जो कहा गया उसके अनुसार कानून बनाए गए। लेकिन भारत में जो कानून बनाए गए हैं वो किसी धर्म को आधार मानकर नहीं किए गए हैं। लेकिन एक बात है कि हमारी एक कंपोजिट कल्चर है, एक विरासत है हमारी बहुत पुरानी सनातन धर्म वाली 5000 पुरानी सभ्यता के बारे में हम अब भी जानते हैं। सभ्यताएं तो पहले भी होगी लेकिन हम जानते हैं उसके बारे में, जैसे रामायण है, महाभारत है, तुलसीदास की रामचरितमानस है। तो उन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे संविधान की एक कॉपी में रामायण और महाभारत के चित्र दिए हुए हैं, तो कई लोगों ने इस बात पे भी कोर्ट केस किया कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमारा कंपोजिट कल्चर है। कोई भी देश अपने संविधान में हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो हमारा कल्चर है, ये तो हमारा कल्चर है। हमारा देश जो है रामायण महाभारत के वैल्यूज़ पर चलता आया है। ऋग्वेद, हमने ऋग्वेदिक लाइफ हमारी हुई है, तो हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं। तो लेकिन जो गवर्नमेंट है वो किसी भी धर्म को फेवर करने के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकती, इसका महत्व इतना है। मतलब लेकिन ये है कि कुछ विशेष धर्म के लोग अगर बैकवर्ड हैं, अगर उनकी तरक्की नहीं हो रही, तो उनको मेन धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ अलग से कर सकता है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। एक शब्द है हमारे संविधान में, सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब है, कल भी मैंने ये बताया था थोड़ा सा, सोशलिज्म का मतलब है कि रिच और पुअर का गैप जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिच और पुअर का जो गैप है वो किस तरह से मिटाया जाए, सबसे मेन बात ये है। क्योंकि हर सोसाइटी में रिच और पुअर तो होते ही हैं, क्योंकि ये मनुष्य की कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा कमा सकता है, कौन कम कमा सकता है। लेकिन सरकार ऐसे रिसोर्सेज का बंटवारा करेगी, ऐसे डेवलपमेंट करेगी, रिसोर्सेज के ऐसे डेवलपमेंट के ऐसे तरीके अपनाएगी कि जो लाभ होगा उद्योग धंधों से या जो भी राज्य को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, उसका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि हर व्यक्ति को एक बराबर का हिस्सा मिल सके। ये नहीं कि आप डेवलपमेंट, आपका देश डेवलप कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में चला जाए। जहाँ से सोशलिज्म का विचार आया है ना, मार्क्स से या रशिया से, उन्होंने तो गरीबी अमीरी का भेद मिटाने के लिए काफ़ी क्रांतिकारी तरीके अपनाए थे, लोगों को मारा गया था। इसमें कुछ दिया हुआ है, सोशल सोसाइटी क्या होती है, बी शेयर्ड इक्वालिटी बाय सोसाइटी, समानता लाने की कोशिश की जाती है। समानता का ये मतलब नहीं है 10 रुपये तो एक एक बांट दो 10 बंदों में, नहीं। इक्वल को इक्वल, अनइक्वल को इनइक्वल। इसका मतलब है जिसको ज़रूरत है उसको, उन ज़रूरत वालों, सेम जो ज़रूरत वाले हैं उनको दिया जाए। शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटी। और दूसरे जो सरकार के अंडर में रिसोर्सेज हैं, उद्योग धंधे हैं, कृषि है, लैंड है, माइनिंग है, वाटर्स हैं, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हों कि जो सामाजिक इकोनॉमिक असमानताएं हैं वो दूर हो सके। उसके बाद जो अगला शब्द भारत के संविधान में दिया गया है वो है जस्टिस। जस्टिस मैंने क्या, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आप अच्छी तरह से जानते हो। डेमोक्रेटिक मैंने जहाँ चुने हुए
लोगों का शासन हो, गवर्नमेंट में लोगों का की भागीदारी हो, मर्जी से आप गवर्नमेंट बनाएं। रिपब्लिक का मैंने कल भी बताया था, रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ का जो हेड है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाए। वैसे तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का मुख्य है, फिर भी लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा ये चुना जाता है। चाहे लोकसभा का इलेक्शन जो है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आम जनरल इलेक्शन की तरह नहीं होता, फिर भी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसी जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी एंड टू सिक्योर द ऑल सिटीजन, सभी लोगों को हम सिक्योर करेंगे, क्या देंगे, न्याय देंगे। और न्याय किस तरह का, सोशल न्याय। सोशल न्याय में आता है कि धर्म, जात, लिंग, रेश और कलर, क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का बंटवारा इस तरह से किया जाएगा कि समाज में इक्वलिटी आए, मानव में भेद ना किया जाए। अगर एक ही ऑफिस में महिला और पुरुष काम कर रहे हैं तो बराबर का वेतन दिया जाए। और कोई लोग ऐसे हैं जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, उनकी जो राज्य है, सरकार है, उनकी मदद करें। और पॉलिटिकल सिटी उसका मतलब होता है, जस्टिस का मतलब होता है सबसे पहले ये राइट टू वोट, कि आपको वोट का अधिकार हो, राइट टू कंटेस्ट, इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, और आपको पार्टी बनाने का अधिकार हो, टू मेक या फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार हो। और पॉलिटिकल पार्टी ने अगर किसी भी विधानसभा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया तो उस पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए। और कोई पॉलिटिकल पोस्ट में होता है, जैसे आपकी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, होम मिनिस्टर है, बनने का अधिकार हो, ये पॉलिटिकल राइट्स होता है। उसके बाद है लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर माने फ्रीडम होती है, भिन्न भिन्न तरह की स्वतंत्रता हो। जब आप लेक्चर सुनो तो ज़रूर आप कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने शॉर्ट नोट बनाएं। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि लिखने से ही आपको समझ में आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स माने आप क्या सोचते हो, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार हो। वो थॉट्स आपके मीडिया में भी हो सकते हैं, आप गाने में भी प्रकट कर सकते हो, आप पोयम में प्रकट कर सकते हो, फिल्म, कहानी, उपन्यास लिखकर भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। और इस तरह से जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो इसी में स्वतंत्रता में आ जाता है। और आप अपने धर्म को भी मान सकते हो, जिस धर्म में आप विश्वास करना चाहते हो उस धर्म की पूजा पाठ आप कर सकते हो। आप किस तरह से अपने देवता को मनाना चाहते हो, आप किस तरह का विश्वास रखते हो, वो सभी स्वतंत्रता भारत के संविधान में लोगों को दी हुई है। फिर है इक्वलिटी का मतलब होता है, टोटल इक्वलिटी नहीं होता। इक्वलिटी का मतलब होता है न्याय के आधार पर रिसोर्सेज का बंटवारा, सभी को समान अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर नौकरियां निकली हैं राज्य की तरफ से तो सबको फॉर्म अप्लाई और नियुक्ति का अधिकार हो, अगर वो कैपेसिटी रखता है। देखो, कैपेबल तो होना जरूरी है। उसके बाद है स्टेटस, जो समाज में स्टेटस बरकरार रखने की क्वालिटी होनी चाहिए। और एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, और ये प्रमोट करके हम भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। और भाईचारा कब होगा समाज में, जब हर व्यक्ति ये समझेगा कि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और ये समाज या राज्य मुझे इक्वल ह्यूमन बीइंग समझ रहा है, दूसरों से डिग्रेड नहीं कर रहा, मेरी डिग्निटी है एक पर्सनालिटी की, यहाँ मुझे सम्मान मिला है। और जैसे ही उन्हें सम्मान मिलता है तो समाज में भाईचारे की भावना उसके अंदर पैदा होती है। उसके बाद है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना। गरिमा तभी होगी जब उसके पास फ्रीडम का अधिकार होगा, उसके पास देश का नागरिक बनने, इक्वल नागरिक होने का अधिकार होगा। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ऐसी फ्रेटर्निटी जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये शब्द बाद में जोड़ा गया था 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक सेकुलर शब्द है
एक सोशलिज्म शब्द और एक यूनिटी एंड इंटेग्रिटी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में द 26 नवंबर 1949 और ये संविधान दिवस के रूप में आपको पता है मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। उस दिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इम्प्लीमेंट इस दिन बनकर तैयार हुआ था। हेयर बाई अडॉप्ट, हम अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, इनेक्ट लागू करते हैं, गिव टू आवर सेल्फ और अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं। ये संविधान हम अपने आप को इन विशेषताओं के साथ क्या करते हैं, इनेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मैंने स्वीकार करना, इनेक्ट मैंने लागू करना, अधिनियमित करना और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रेम्बल थी। इसी से पता चल जाएगा कि आने वाले संविधान में जो पेजेज हैं संविधान के, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिसमें हमारे देश में डेमोक्रेसी को लाया जाएगा, सेकुलरिज्म को लाया जाएगा, जो इक्वालिटी है उसके अधिकार दिए जाएंगे, फ्रीडम दी जाएगी, भाईचारे को बढ़ाने के लिए और मनुष्य की डिग्निटी को बढ़ाया जाएगा, सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से भारत की ये प्रेम्बल है और इससे हमारी फिलोसफी सिद्ध होती है। अब जो लास्ट पार्ट है आपके उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल आपको समझ में आ गई होगी। यही आपके संविधान की फिलोसफी है, दर्शन है, जो ये बताता है कि आपका संविधान आपको क्या देता है। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक्स नहीं है। स्टैटिक्स का मतलब होता है शिथिल होना। अब हमारे जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे और वो फार साइटेड थे, दूरदृष्टा थे। उनको पता था कि हमारा देश ट्रांजिशन पीरियड से गुजरेगा। ट्रांजिशन का मतलब है जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म होगी और नई नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि विकासशील देशों में ऐसा होता है। जब आपका देश विकसित हो जाता है तो उसमें बदलाव कम होते हैं, लेकिन जब आपका देश अविकसित देश है या विकासशील देश बनने जा रहा है तो उसमें एक परिवर्तन का दौर आता है। और परिवर्तन के दौर में उनको पता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा, सामाजिक बंधन टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स दिशाएं हैं वो बदलेंगी, सिचुएशंस बदलेंगी। और इस तरह से भारत के जो संविधान निर्माता है उसने भारत के संविधान को फ्लेक्सिबल भी बनाया और रिजिड भी बनाया। इसका क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला और रिजिड का मतलब होता है कठोर। ऐसा संविधान जो फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी और कठोर भी। देखो यूएसए का जो संविधान है वो इतना कठोर है कि अभी तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं। मतलब अगर वो चाहें बदलना उनको तो बहुत मुश्किल होता है इस संविधान को बदलना। लेकिन वो एक डेवलप कंट्री है, विकसित देश है, शायद उनको इतनी ज़रूरत ना पड़ती हो। लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माता ये जानते थे कि बार बार संविधान को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भारत के संविधान को स्थितियों के अनुसार बदला जाए ये ऐसे बनाया। और जब संविधान को बदला जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कौन कर सकता है? ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को। संसद ही हमारे देश के संविधान को बदल सकती है। कुछ मामलों में राज्य भी भाग लेते हैं, वो अलग से बात है। अब हमारे संविधान को बदला कैसे जाता है? अभी तक 104 संविधान संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं। और ये कैसे होते हैं? पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आया जाता है। पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अगर उस बिल को पास कर देती है तो ये जो बिल है राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और जो प्रेसिडेंट है उस पर साइन कर देता है। और इस तरह से संविधान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि बदला कैसे जाता है? बात ये है, हमारे देश के कुछ संविधान के प्रोविजन ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें आसानी से साधारण बहुमत के द्वारा बदला जा सकता है। ऑर्डिनरी जिसे बोलते हैं,
ऑर्डिनरी चेंजेस या अमेंडमेंट्स, उसमें क्या होता है, जो लोकसभा और राज्यसभा में टोटल लोग हैं या टोटल प्रेजेंट है, उनका बहुमत, उनकी मेजोरिटी। और मेजोरिटी, आपको मेजोरिटी की रखा करो कॉन्सेप्ट क्या है। मेजोरिटी का मतलब टोटल बाय 2 और +1, 50% +1 मेजोरिटी के साथ अगर कोई बिल पास हो जाता है तो संविधान में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए साधारण मेजोरिटी से ये बिल पास हो गया, तो इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ही धाराओं पर लागू होता है, सारे संविधान पर लागू नहीं होता। कुछ ऐसे संविधान के हमारे प्रोविजंस हैं जिनको संविधान के निर्माता प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि सरकार के हाथों की कठपुतली ना बने, और ऐसे जो संविधान के प्रोविजन थे उनको उन्होंने बनाया रिजिड, कठोर, जिसको परिवर्तन करना आसान नहीं था। जब भी कोई लोकसभा या राज्यसभा इसको परिवर्तन करना चाहती है, वैसे तो गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है संविधान को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि संविधान लागू करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर आती है। लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर, मतलब 2/3 मेंबर, लगभग 66% बनेंगे। अगर इतने लोग संविधान में परिवर्तन करने के लिए दोनों सदनों के सदस्य यस कर दें, तो तब वो संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जुडिशियल सिस्टम हमारा या संघ और राज्यों के रिलेशन है, ये ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। मतलब साधारण बहुमत के द्वारा आप, साधारण बहुमत का मतलब सिर्फ 50% +1, 51%, वो भी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है उस टाइम वो, और 2/3 का मतलब होता है 66%। इतने लोगों की सहमति चाहिए। लोग मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। और तीसरा एक और है जो उससे भी रिजिड है, कि अगर आपके संविधान का पार्ट बहुत ही सेंसिटिव है और जिसे सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, तो ऐसे संविधान परिवर्तन के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी के साथ प्लस आधे राज्य, हाफ जो स्टेट हैं, जैसे 28 स्टेट हैं अब हमारे, हाफ स्टेट मतलब 14 स्टेट की जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, उससे भी प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। तो इस तरह से हमारा संविधान जो फ्लेक्सिबल और लचीलेपन का एक सम्मिश्रण है, भारत के संविधान को समय के साथ तो परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उसे अपने हाथों की कठपुतली नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में क्या है, और संविधान को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की है, न्यायपालिका। ये अगर कोई भी पार्लियामेंट हमारे यहाँ कानून बनाती है, तो अगर कोई लोग केस कर दें कि आप जुडिशरी के पास चला जाए कि ये संविधान में संशोधन किया है, कोई कानून बनाया है, वो उसके अनुसार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, तो जुडिशरी उस बिल को खारिज कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। इतनी पावर है जुडिशरी के पास। तो हमारे संविधान में ऐसी कोशिश की गई है कि सरकार निरंकुश तानाशाह ना बने, इसके साथ पार्लियामेंट भी अपनी लिमिट्स में रहे और जुडिशरी भी अपने लिमिट्स में रहे। फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हमारे, थोड़ा सा मैं करूँगी इसमें मेंशन, बाकी अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, 3 तरह के ऑर्गन पावर डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, 3, ताकि एक व्यक्ति के या समूह के लोगों में पावर जो है केंद्रीकृत ना हो। 3 संस्थाएं बनाई गई है। फर्स्ट हमारी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। ये सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है और स्टेट लेवल पे विधानसभाएं होती हैं। एक अंग ये है, इसका काम क्या है? कानून बनाना, लॉज बनाना, ठीक है भाई। दूसरा जो अंग है वो है हमारा एग्जेक्टिव, इन जो बने हुए कानूनों को लागू करती है एग्जेक्टिव। ये चार्ट में बना लेना आप। एग्जेक्टिव में आपका कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। देखो प्रेसिडेंट है ना, पार्लियामेंट का भी भाग होता है, इसको इसमें भी शामिल कर ले। और प्रेसिडेंट जो है एग्जेक्टिव का भी भाग होता है। प्रधानमंत्री, पीएम जिसे बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब तरह के जो मंत्री होते हैं वो आते हैं।
और जो थर्ड ऑर्गन है आपकी गवर्नमेंट का वो है जुडिशरी, जो देखती है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून और एग्जेक्टिव द्वारा लागू किए गए कानून सही हैं या नहीं है। इसका काम संविधान की रक्षा करना है, और अगर ये कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो वो उन कानूनों को रद्द कर सकती है। थैंक यू, ये आपका चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।